ललित जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी की ओर से आज के इस स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसका सब्जेक्ट है ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आदरणीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर का मैं आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं। वेस्टर्न महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित इस विशेष बैठक में आदरणीय अनुराग जी ने हम सबके साथ इंटरेक्शन के लिए समय दिया, इसके लिए सर्वप्रथम उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज भारत में एक सबसे पॉपुलर जो सिलेक्टेड लीडर्स है, एक यूथ आइकॉन के रूप में अनुराग जी को हम सब जानते हैं। 4 बार लोकसभा के सांसद रहे हुए अनुराग जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगातार 3 बार अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष थे। पिछले इस कोरोना पैंडेमिक में लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए लगातार प्रयासरत है। विभिन्न तरह के रेमेडीज या स्टिमुलस है, लगातार फाइनेंस मिनिस्टर के साथ तो काम करते ही है, बट पिछले काफी दिनों से प्रधानमंत्री के साथ बहुत क्लोजली जुड़ के इन सारे विषयों पे भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे सक्षम किया जाए, इसके लिए वो प्रयासरत है। अनुराग जी का बैकग्राउंड इतना ब्राइट है कि काफी वक्ताओं के डेलीगेट्स के मुझे फोन भी आए कि आपके पोस्टर में जो ब्राइट फ्यूचर दिखता है वो अनुराग जी का चेहरा ही हमको दिखता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक आशा का केंद्र के रूप में हम सब देखते हैं कि बहुत अच्छी लीडरशिप हमें मिली है। करीब 10-11 साल हो गए मुझे अनुराग जी से जुड़ के, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ एक नया इंस्पिरेशन लेके आगे आता हूँ। वैसे तो कई सारी बातें हैं अनुराग जी के बारे में बताने के लिए। ग्लोबली रिनोन्ड पर्सनैलिटी है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफी सारे काम किए हैं। उनका टेन्योर याद रखा गया। आईटी कमेटी के पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय भारत के आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। HIV एड्स के कंट्रोल के लिए वो ऐसे कई सारे सोशल एक्टिविटीज में अनुराग जी काफी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। और मेरे दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है हमारा मिशन कैंसर कंट्रोल, उसके लिए उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लेके हमें हर टाइम सपोर्ट किया है। जब भी हम उनके पास गए किसी भी काम के लिए उन्होंने खुशी हमें सपोर्ट किया है। युवराज सिंह जैसा एक रिनोन क्रिकेटर को उन्होंने हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना के दिया। मतलब अनुराग जी के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। अनुराग जी मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। हमारे सभी डेलीगेट्स बहुत उत्सुक है आपको सुनने के लिए। तो मैं वैसे तो हमारे सारे पैनलिस्ट आपसे अलग अलग सेक्टर की बात रखेंगे, लेकिन पिछला 15 दिनों में हमने कोरोना पैंडेमिक के इस एरा में जो विभिन्न विसीज कंडक्ट किए अलग अलग मंत्री महोदयों के साथ, उनमें जो प्रोमिनेंटली मुद्दे हमारे सामने लोगों ने रखे वो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। बाकी तो हमारे सारे पैनलिस्ट आपको डिटेल में इलॉबरेट करेंगे। तो एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को पोस्ट लॉकडाउन वर्किंग कैपिटल की काफी समस्या रहेगी और सभी की अपेक्षा है कि सरकार की ओर से हमें इंटरेस्ट सबवेंशन करते हुए शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कुछ सपोर्ट मिले। आपने जो मुद्रा लोन योजना शुरू की है उसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करें और इसका इंटरेस्ट रेट 8% रखे। लॉकडाउन पीरियड में छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योजकों का लोन का इंटरेस्ट को कुछ न कुछ आप सबवेंशन करें। हाउसिंग इंडस्ट्री एक बड़ा सेगमेंट है जो छोटे शहरों में इस सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए, जैसे ATIB में पिछले कुछ सालों पहले प्रोविजन किया गया था, ऐसे छोटे शहरों के लिए 5 एकड़ तक की छोटी स्कीम को टैक्स एग्जम्पशन के दिए माध्यम से इन्हें प्रमोट करे। MSME सेक्टर को गवर्नमेंट और PSU कंपनियों से जो पेमेंट बकाया है वो 45 डेज में आना चाहिए, बट वो आता नहीं। इसके लिए कोई स्ट्रिंजेंट आप प्रोविजन करे, ये एक अपेक्षा MSME सेक्टर से सभी जगह से आई है। हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की डिमांड भी आई है। 1 नेशन 1 पावर रेट और एक आउट ऑफ द बॉक्स डिमांड है जो एजुकेशन रिलेटेड है, जो काफी जगह से मेरे सामने आई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स है वो स्टेट में जब इम्प्लीमेंट होती है तब उसमें काफी तरह डिफरेंस किया जाता है। जैसे मिड डे मील की स्कीम है जो महाराष्ट्र में नॉन एडेड स्कूल के बच्चों को नहीं दिया जाता है। बच्चे तो हमारे लिए सब एक जैसे ही है, तो उन्हें भी ये योजना मिलनी चाहिए। इसे एक बुलेट पॉइंट है। वैसे तो हमारे सारे पैनलिस्ट आपको इन सारे विषयों से अवगत कराएंगे,
मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस मीटिंग के ओपनिंग रिमार्क करके आप इसका औपचारिक उद्घाटन करें आज के इस मीटिंग का। आदरणीय मंत्री जी अनुराग जी ठाकुर। सर आपका ऑडियो हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल। That is why I was requesting host to unmute me. I was trying from my end, but unfortunately I was muted from by the host. Sorry sir. ठीक है। नमस्कार ललित जी और सभी इंडस्ट्री लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवादी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है आप सबसे रूबरू होने का। आप सबसे जो समस्याएं कोविड-19 के चलते इंडस्ट्री को आई, और मैं यही नहीं कहूंगा कोविड-19 के आने से पहले भी जो समस्याएं थी उनको भी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज एक अवसर आया है कि हम कुछ निर्णय ऐसे कर पाएं जो वर्षों से लंबित थे या करने चाहिए थे या कर सकते हैं। वो सुझाव मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सेक्टर वाइज जरूर दें ताकि हम उस दिशा में कदम उठा सकें। एक बात का विश्वास मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, जितनी इंटरैक्शन मेरी जहां पर होनी चाहिए, जितनी अब तक हुई है, उसमें एक बात तो बड़ी स्पष्ट निकल कर आती है कि सरकार वो सब निर्णय करना चाहती है जो इंडस्ट्री और देश के हित में हो। इसलिए आप निसंकोच, बगैर किसी भय के, जो भी आपके मन में आता है, आपको लगता है कि ये बदलाव पॉलिसी में करना चाहिए, यहां पर ये सहयोग सरकार को देना चाहिए, तो आप अवश्य कीजिए। देखिए, सरकार होने के नाते माननीय मोदी जी के कहने पर, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सबसे पहले 15,000 करोड़ रुपया कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्थ सेक्टर के लिए दिया। फिर 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हम लोग लेकर आए ताकि कोई गरीब इस देश में भूखा ना सोए। उसमें 5-5 किलो राशन अलग देने से बात थी, पीडीएस सिस्टम के अलावा वो भी दिया। सीधा जनधन खाते में पैसा डालने की बात थी, 20 करोड़ लोगों को वो भी किया। वृद्धा, विधवा, अपंग यानी कि ऑर्फन, ओल्ड एज, विडोज, इन सबको हर महीने के एडिशनल पैसे दिए। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बहनों को जो सिलेंडर दिए थे उनको भी मुफ्त में गैस सिलेंडर 3 महीने तक भरने के लिए दिया, ताकि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले बहुत गरीब लोग जो हैं, सबसे पहले उनको जीवित रखने का या उनको इस समय में हाथ पकड़ने का प्रयास किया जाए। वो हमने किया। फिर अगला निर्णय आरबीआई के माध्यम से किस तरह से अर्थव्यवस्था में सहयोग किया जा सकता है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज वो भी लेकर आए, जिसमें 50,000 करोड़ तो सीधा ही नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को देकर विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर को उससे लाभ मिले, ऐसा हमने प्रयास किए। एलटीएलआरओ में प्रावधान करके उसका लाभ आपको मिल सके, उसके लिए किया है। और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो थे टू बूस्ट लिक्विडिटी स्पेशली टू स्मॉल एंड मीडियम एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए भी हमने कदम उठाए। फिर कई जगह से आया कि नीचे बैंकों में दिक्कत आ रही, तो बैंकिंग चेयरमैन से बात करके और एमडी से बात करके जहां जहां संभव हो सका वहां पे इंटरवीन करके वो भी प्रयास किया है। एसेट क्लासिफिकेशन की बात हो या एनपीए नॉर्म्स की बात हो, तो 90 दिन का मॉरिटोरियम पीरियड यहां पर देकर कुछ राहत वहां पर देने का प्रयास किया। रिवर्स रेपो रेट 4% की बजाय 3.75%, we have brought it down from 4% to 3.75%, which will have more liquidity with the banks to lend more. तो इससे भी आप लोगों को उससे ज्यादा फायदा मिल पाएगा। मुझे पता है सिस्टम में चलते चलते हिंदुस्तान में कई बार थोड़ा समय लगता है,
लेकिन एक बात का विश्वास यहां पर भी दिलाता हूं कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि किस में इसमें और गति दी जाए। आज जितनी तेजी से निर्णय होंगे उतना ही लाभ मिल पाएगा, अगर स्लो होगा तो उसकी दिक्कत आ जाएगी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात की जाए तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए हमने वो भी 100% से कम करके 80% किया। वी हैव ब्रॉट इट डाउन फ्रॉम 100% टू 80%। दैट विल गिव बैंक मोर फिजिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू लेंड मोर, उनके पास पैसा भी ज्यादा होगा। यही नहीं, जो आपके कंप्लायंसेस की बात थी उस पे भी हमने सबसे पहले निर्णय तो सबसे पहला वही किया था कि 30 जून तक सारी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया था, चाहे अलग अलग रिटर्न्स भरने की बात हो। पिछले कल भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हमने जो निर्णय किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स कर सकते हैं। ये सारे निर्णय एक के बाद दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने किए हैं। इनकम टैक्स के माध्यम से भी हमने 10 लाख रुपए तक के जो आपका रिफंड था लाखों लोगों को वो भी वापस कर दिया है। अब अगले जो हैं 10 लाख से ज्यादा वाले, अब उनके लिए भी हमने प्रक्रिया और तेजी से कर दी ताकि उनको रिफंड चला जाएगा तो उनके पास पैसा ज्यादा होगा कामकाज करने के लिए। ललित जी, मैं नहीं चाहता कि ये एक तरफी हो कि मंत्री आया और बोलकर चला गया। आज समय ये है कि हम आपकी बात सुने और मैं ज्यादा आपको सुनना चाहता हूं। आपके लोग टू द पॉइंट अगर अपनी बात करेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स की समस्याओं को मैं समझ पाऊंगा जी सर। और सही प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा करके निर्णय करवा पाएंगे। जी सर। तो आप समझ लीजिए, आज आप मेरे सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसको आगे जिस प्लेटफॉर्म पर रखना वहां पर आप सबकी बात मैं अपने व्यक्तिगत रूप से रखूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपकी इस ओपनिंग रिमार्क के लिए। और हमें विश्वास है आपके माध्यम से जो बात जाएगी हम जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां निश्चित ही पहुंचाएंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा सुलज्जा फिरोदिया जी, हमारे फिक्की महाराष्ट्र काउंसिल के चेयरपर्सन है और काइनेटिक इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सुलज्जा जी। शुक्रिया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी का आमंत्रण करती हूँ। सर, आपका हमारे साथ आए, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। और सारे मेंबर्स जो हमारे एसोसिएट चेंबर के मेंबर्स है वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर्स के, आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ इस बातचीत में। सर, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट अंडर मोदी जी लीडरशिप। जो सरकार ने स्टेप्स ली है, जो एक्शंस ली है, उसकी वजह से भारत देश आज बाकी कई देशों से बहुत बेहतर तरीके से इस कोविड संकट का सामना कर रहा है और इसका पूरा श्रेय सरकार को और आपकी लीडरशिप को जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा 400 से ऊपर हमारे मेंबर्स आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो मैं बहुत ही संक्षेप में अपने 2-3 मुद्दे रखना चाहूंगी। फिक्की की तरफ से, फिक्की नेशनल लेवल पे भी और महाराष्ट्र में भी, मैं महाराष्ट्र फिक्की को चेयर करती हूँ। हम पिछले 2-3 महीने से गवर्नमेंट से काफी क्लोजली जुड़ के अपने लोगों की समस्या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़ सके। तो अब जब ये नया एक फेज शुरू हो गया है, मई 3 तारीख को जब लॉकडाउन रिलैक्सेशन शुरू हो गए हैं, इस फेज में मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले सर ये एक है कि अभी तक फोकस था लाइफ्स के ऊपर। आई थिंक अभी हमको लाइफ्स के साथ लाइवलीहुड्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त आ गया है कि हम एक पॉजिटिव नैरेटिव और एक कॉन्फिडेंट मैसेज अपने देश को दे कि भारत अब अगली फेज के लिए तैयार हो रहा है, जहाँ पे हमको कॉशियस रहना चाहिए लेकिन एंग्शियस नहीं। हमको कोरोना के साथ जीने को भी सीख लेना चाहिए। हर एक ने अपने अपने तरीके से कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन वी हैव टू गेट बैक टू बिजनेस, लाइवलीहुड एंड रीस्टार्ट द इकोनॉमी। अभी ये बहुत जरूरी है सर कि हम कस्टमर्स को शोरूम में वापस लाएं और लोगों को काम पे वापस लाएं, तो हम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस फेज में मैं कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को साथ में जुड़ के काम करना ये बहुत जरूरी है ताकि हम साथ में एक पॉजिटिव वे में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ सके। तो ये मेरा पहला मुद्दा सर कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और जितना जल्दी हो सके हमें इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना चाहिए कॉशियस रहते हुए। सर, दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे अभी ये बोला गया था कि कुछ सेक्टर रिलैक्सेशन हमने दे दिए हैं।
लेकिन पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा है कि ठीक तरह से वैसे इंडस्ट्री शुरू नहीं हो पा रही है। अभी अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर जहां से काइनेटिक है, तो काफी हमारे OEMs भी रेड जोन में है, यानी बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये सारी ही रेड जोन में होने की वजह से काफी बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू नहीं कर पा रही है। हमारे काफी जो सप्लायर्स है जो मेनली MSME से आते हैं वो भी रेड जोन में है। तो बिना सारे सप्लायर्स खुले हम गाड़ी या टू व्हीलर नहीं बना सकते, यानी स्टीयरिंग व्हील के बिना गाड़ी तो नहीं बन सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सप्लायर्स भी हमारे एक साथ खुले और शोरूम्स भी खुले ताकि कस्टमर शोरूम्स में आए। तो मेरा सर आपसे एक प्रस्ताव है कि अगर हम कुछ जो बड़े सेक्टर्स है जैसे ऑटोमोबाइल है या टेक्सटाइल्स है जो एक हमारे GDP में बड़ा सहयोग देते हैं, क्या हम उन्हें एंड टू एंड खोल सकते हैं, यानी सप्लायर, OEM और डीलरशिप्स, और उसमें हम थोड़ा ज्यादा फोकस करके उनको हेल्प करें कि एक पूरा सेक्टर अगर खुल जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और हम जल्दी इकोनॉमी को रिस्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारे ही ये पहलू जो है हमारे बिजनेस के इम्पोर्टेंट है। और से मेरा आखिरी एक पॉइंट है कि जो हमारे MSME सेक्टर है जिसके आज सारे मेंबर्स आपसे बात करने के लिए आए हैं, इस सेक्टर को सर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सारे छोटी कंपनियां हैं। साथ में मिलकर हम 5 करोड़ MSME आज भारत में है, क्योंकि 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और GDP में 30% से ऊपर इनका हिस्सा है। लेकिन अगर आप हर MSME को देखें तो हर एक MSME अपनी एक छोटा बिजनेस है, तो उसका क्लाउड उसके कस्टमर पे और बैंकों पे दोनों पे कम है। तो उनको आपकी सहायता की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, सो दैट वो इस फेज में सस्टेन कर पाए और जल्दी बाहर निकल आए। और हमारे काफी मेंबर्स सर आपको सुझाव देंगे। मैं 2-3 पॉइंट बस बोलना चाहूंगी। सर सबसे पहले ये कि जो लोन मॉरेटोरियम दिया है बैंकों ने 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, इसको 6 महीने तक जरूर एक्सटेंड किया जाए, सो दैट जो भी लिमिटेड फंड्स अवेलेबल है MSME के पास वो अपना बिजनेस शुरू करने में या अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देने में लगा सके। तो लोन मॉरेटोरियम को जरूर एक्सटेंड किया जाए। दूसरा, MSMEs को 3 महीने का और टाइम दिया जाए TDS और GST पेमेंट्स के लिए, तो फिर से अपना वो थोड़ा बहुत कैश कंजर्व करके बिजनेस को रिस्टार्ट करने में वो पैसा लगा सके, और उनको सारे रिटर्न्स फाइल करने में भी और 3 महीने का थोड़ा टाइम दिया जाए, तो वो उनके लिए मेरे ख्याल से काफी उससे बेटरमेंट होगी। और सर चौथा पॉइंट ये है कि एक सिंपल सी स्कीम अगर हम MSMEs को दे कि उनको एक कम इंटरेस्ट रेट में वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी 1 साल के लिए दी जाए, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेट ना करते एक 3 अगर हम स्लैब्स बनाते हैं MSMEs के साइज के हिसाब से और उनको एक रीजनेबल लिमिट दिया जाए बैंकों की तरफ से, तो मेरे ख्याल से उनको काफी मदद रहेगी। तो उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसमें काफी बूस्ट मिल सकती है। तो ये जो सारे सर मैंने सुझाव दिए हैं उसमें गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही है, लेकिन उनको सपोर्ट कर रही है धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए। तो ये मेरे 3 प्रस्ताव है सर कि हम साथ में मिलकर काम करें और एक लीडरशिप की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि इंडिया इज रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज, और कुछ जो बड़े सेक्टर है उनको हम एंड टू एंड अगर खोल सके सप्लायर टू कस्टमर, तो ज्यादा जल्दी हम काम शुरू कर पाएंगे। और हमारे जो छोटे MSMEs है उनके लिए अगर आप एक स्पेशल पैकेज दे और थोड़ा जल्दी दे सर। हम आज देखें कि हमारा जो MSME पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है, तो हम चाहेंगे कि आप उसको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट दे तो वो फटाफट हेल्दी होके भागदौड़ करना शुरू करे। ये मेरे 3 पॉइंट्स है। आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। शुक्रिया, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे दिस इवनिंग। थैंक यू। मैं मोतीलाल जी ओसवाल जी से अनुरोध करूंगा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड के MD एंड CEO, कृपया वो अपने विचार प्रस्तुत करें। मोतीलाल जी ओसवाल। नमस्कार माननीय अनुराग जी और आप सभी मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैं आपने कि मिनिस्टर साहब के साथ में अपने सवाल और कुछ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ललित जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक कुछ चीजें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सुलझा जी ने कुछ बताया कि MSME now about 6 to 7 kind of crores worth of MSMEs they are providing employment to about 12 crores people, and which actually give more than 28 to 29% of the GDP. Now that's a kind of I think biggest challenge for us to I think create the employment opportunities. हिंदुस्तान में करीब हमारे huge number of people जो
माइग्रेंट लेबर्स है, जो टेम्परेरी वर्कर्स है, उनको कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एमएसएमई सेक्टर ही कर सकता है। तो मुझे लगता है कि साहब बैंक्स के थ्रू या वेरियस मेजर्स आप ला सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, in terms of giving a lot of subsidies through electricity bills or through kind of I think any other means. I think that will be one of the biggest kind of I would say need for the whole business to be revived. That would be now my number one point. Number 2 point is the banks also. आपने काफी बैंक्स को दी है, लिक्विडिटी काफी दी है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक्स अभी भी हेजिटेंट है. इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द रिस्क, दे आर एक्चुअली बिकम द रिस्क अवॉइडर्स. आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि बैंकों ने अपनी जो सरप्लस लिक्विडिटी है करीब 8.5 लाख करोड़ की उन्होंने आरबीआई के पास जमा कराई है, आरबीआई के पास सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, जो एक्चुअली पैसा वो इंडस्ट्री, एमएसएमई और इंडस्ट्रीज को जाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बैंक्स को कुछ एनकरेजमेंट, बिकॉज उनको भी अपने एनपीए का डेफिनेटली बड़ा बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसी कुछ स्कीम बना सकते हैं ताकि इनको क्रेडिट गारंटी कुछ कर सकें, या आई थिंक गवर्नमेंट के पास काफी रिसोर्सेज हैं, वो बैंक्स को प्रमोट कर सकती है, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दे सकती है, so that this whole liquidity actually get passed on to the market participants and to the industry. दूसरा एक मेरा सुझाव है कैपिटल मार्केट के लिए कि अभी मार्केट्स काफी रिएक्शनरी मोड में है, और मुझे लगता है कि अच्छे टाइम में खराब, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो प्रमोटर्स के लिए बाईबैक का बहुत अच्छा टाइम होता है, और बाईबैक में हमारे पास कभी 23% का टैक्स अभी भी कंपनीज को भरना पड़ता है, और डिविडेंड्स में कंपनी को टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन डिविडेंड एक्चुअली इंडिविजुअल के हाथ में करीब पीक रेट 36% की है. सो 36% डिविडेंड रेट, बिकॉज द कंपनी जो डिविडेंड देती है उससे काफी कंजम्पशन और इन्वेस्टर्स को काफी फायदा होता है. तो मुझे लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिविडेंड टैक्स को आप थोड़ा और कम कर सकते हैं, और बाईबैक टैक्स को अगर आप 1 साल के लिए भी रिलैक्स कर ले तो बहुत सारे प्रमोटर्स हैं जिनके पास लिक्विडिटी है, वो मार्केट में आ सकते हैं. और तीसरा चीज है, जैसे इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, स्वीट स्पॉट है टू एक्चुअली स्नैच अवे द मार्केटिंग और द मैन्युफैक्चरिंग चाइना से. तो मेरा एक सुझाव है कि जो टॉप 50 कंपनीज है, जो एमएनसीज है, उनसे अगर गवर्नमेंट 1-to-1 बात कर सकती है तो उनकी सिंगल विंडो क्लियरेंस कैसे हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं नाउ चाइना से सबको डिरिस्क मॉडल करना है. So a huge number of MNC actually want to make India as a base which will help us in make in India. और जैसे एक फेसबुक का इन्वेस्टमेंट रिलायंस में आया है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को काफी उससे एक पॉजिटिव मैसेज मिला है. तो गवर्नमेंट को कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एंगेजमेंट करके आई थिंक उनको मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए ला सकते हैं, तो काफी उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और गवर्नमेंट के टैक्स रिसोर्स भी बढ़ेंगे. तो ये मेरे सुझाव है. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू मोतीलाल जी, बहुत अच्छे विषय आपने रखे. मैं अभी आमंत्रित करता हूं क्रीडाई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शांतिलाल जी कटारिया संक्षिप्त में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. शांतिलाल जी कटारिया, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट क्रीडाई. सम्माननीय आदरणीय युवा मंत्री महोदय अनुराग जी, नमस्ते. आप क्रिकेट से जुड़े हो, मैं हमारी आर्थिक मांगे उसे जोड़ के मांगूंगा. जैसे कि एक ओवर के अंदर 6 बॉल पे अगर 6 6 निकलते हैं तो समझ लो पूरा स्टेडियम आनंद से उछल उठता है. वही माहौल अगर रियल इस्टेट क्षेत्र के अंदर लहराना हो, अगर लाना हो, तो मुझे लगता है कि हमारे मांगों पे गौर करे, अमल करे. रियल इस्टेट क्षेत्र इम्पोर्टेंस आपसे भली बात और कौन जानता है. रियल इस्टेट इज गोइंग थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन and both consumers and we developers wants government support, blessing to boost demand. बढ़ा दीजिए, काम हो सकता है. आप तो पब्लिक और बिजनेस दोनों की नस भली बातें जानते हो. हमें 1 साल संभालिए, मुझे विश्वास है आगे सब ठीक ठाक होगा. डिमांड क्रिएशन के लिए सर मैं लिमिटेड पीरियड के लिए मांग कर रहा हूँ, 18 महीनों के लिए मांग कर रहा हूँ. होम बायर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन होम लोन 7% तक जो अभी चल रहा है 5% तक सीमित किया जाता है, तो मुझे विश्वास है उसी के साथ अगर स्टैम्प ड्यूटी को 1% तक सभी स्टेट्स को लाने के लिए कहा जाता है तो कंज्यूमर विल गेट बेनिफिटेड एंड द डिमांड विल बूस्ट. सर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आपने 1% जीएसटी 45-60 लाख तक की लिमिट डाली है. पहले ये लिमिट नहीं थी. हम चाहते हैं यह सीमा 75 लाख रुपए तक
सभी शहरों में हो और 4 मेट्रोज के अंदर 1 करोड़ रुपए तक हो। साथ ही साथ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए आपने जो योजना की थी जीएसटी विथ इनपुट टैक्स 12% जीएसटी और 5% विदाउट इनपुट टैक्स, वो मैं चाहता हूं सर अभी सभी प्रोजेक्ट के लिए उसको ऑप्शन दिया जाए। दैट वाज ओनली लिमिटेड फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। अगर ये ऑप्शन दिया जाता है तो सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 150 से 300 रुपए तक कम हो सकती है, जिसका फायदा कंज्यूमर को मिल सकता है। एवं लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सीमेंट और काफी हमारे मटेरियल्स है जिसके ऊपर के जीएसटी कम करने की आवश्यकता है। अदर बिल्डिंग मटेरियल है, रिडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन लीज रेंट, वो भी सर इनपुट टैक्स तो अवेलेबल है, उसे अगर कम किया जाता है, जीएसटी को पेएबल ऑन इनकम रादर देन द इनवॉइस। सर गत महीनों से 1 महीनों से कोई भी रेंटल इनकम देने के लिए तैयार नहीं है, पर हमें तो इनवॉइस रेज करना पड़ता है। हम चाहते हैं जीएसटी पेएबल ऑन इनकम कुछ समय तक किया जाए और जीएसटी के अंदर और विचारों का प्रदान होना ज्यादा जरूरी है। मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा। इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन जी धन्यवाद। मुझे लगता है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है कटारे जी के स्पीच में। मैं अभी आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदरणीय संतोष मंडलेचा जी को, वो अपने विचार प्रस्तुत करें। संतोष जी मंडलेचा। धन्यवाद ललित जी। सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय अनुराग जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वेबिनार में प्रस्तुत हुए हैं महाराष्ट्र के सारे व्यापारी उद्यमी की तरफ से मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सारी बातें बताई गई है, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और आपने जैसे पहले हमको सूचित किया है कि टू द पॉइंट आप बताइए, तो मैं कोशिश वही करूंगा कि कम से कम शब्दों में आपके तक पहुंचूं। मेरे को लगता है मंत्री जी शायद जी आ गया। सर ऐसा है कि अभी जैसे आपने बताया कि सिडबी और नाबार्ड की तरफ से रीफाइनेंस करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है और करीब करीब 50,000 रुपया आपने दिए हैं। तो ये जब बैंक को रीफाइनेंस के लिए दिया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट कैन यू गिव दिस डायरेक्टली टू द एमएसएमई? आई थिंक दिस विल बी एन वेरी गुड सजेशन, बिकॉज आवर मेंबर्स दे शुड गेट दिस फाइनेंस डायरेक्टली। वो रीफाइनेंस होने से बड़ा दिक्कत आता है। दूसरा कि जब ये नेशनलाइज बैंकों को आप कोई आरबीआई कुछ सूचना करती है, तो हमारे एमएसएमई को करीब करीब 40 से 50% एमएसएमई जो है वो कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल बैंक से पैसा लेती है। तो मेरे को ऐसा लगता है सर कि अगर ये जो स्कीम्स आती है, आप जो अनाउंसमेंट देते हैं, ये सारी कोऑपरेटिव एवं शेड्यूल बैंक के लिए भी होनी चाहिए, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, बैंकर्स जब कोई रेट इंक्रीज होता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी इमीडिएट उसी मोमेंट से कर देते हैं, आरबीआई ने अगर कोई उसमें सुझाव लाया है तो। बट उनको अगर कुछ रेट रिडक्शन होता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी में काफी टाइम लगा देते हैं। जैसे कि अभी 2-3 बार रेपो रेट्स और बाकी सब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आई हुई है, बट वो अभी बैंक्स उस चीज को इमीडिएट एप्लीकेबल नहीं कर रही है। इस चीज को भी देखा जाए। जैसे हमारे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि जीएसटी कुछ दिन के लिए यूज करने के लिए आप लागू कीजिए। हम इसमें यह सुझाव देते हैं कि अगर 100% नहीं पॉसिबल है तो कम से कम एक 50% का तो हमारे को वो जीएसटी का जो है वो यूज करने के लिए दीजिए। अन्यथा दूसरा एक सजेशन इसमें हमारा ऐसा है सर, दूसरा एक सजेशन इसमें हमारा ऐसा है कि जीएसटी B2B और B2C हो। B2B इसलिए होना चाहिए कि B2C इसलिए होना चाहिए कि इमीडिएट कंज्यूमर से जो पैसा लिया जाता है वो तुरंत सरकार को मिले। लेकिन जब बिजनेस टू बिजनेस जब डीलिंग होता है तो उसका, जैसे अभी शांतिलाल जी ने बताया कि हमारे को इनवाइस जनरेट करने के बाद 20 तारीख को पेमेंट करनी पड़ती है। सर और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे कोई एमएसएमई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयूज हो, और हर जगह जब सप्लाई करते हैं
तो उनके यहाँ सप्लाई प्रोड्यूस करने के बाद सप्लाई करने में जो टाइम लगता है उसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, वहां पे इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, लेकिन उसका पेमेंट बहुत दिनों के लेट मिलता है। तो कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयूज है, वहां का जीएसटी अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे को जीएसटी का पैसा 20 तारीख को भरना पड़ता है और हमारे एमएसएमई को वो पैसा मिलने में बहुत दिक्कत आती है। जबकि हालांकि गवर्नमेंट ने, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने बोला है कि 45 डेज में ये पैसा मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो रहा है सर, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो है अभी बहुत जरूरी है, आपने जैसे बताया कि 5 और 10 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न का जो है वो तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ये दिक्कत आ रही है सर कि किसी के कुछ पिछले 2-5 साल 10 साल पहले के कुछ छोटे मोटे अमाउंट अगर उसमें कुछ पेंडिंग है तो वो एडजस्ट ना करते हुए उनका रिफंड रोका जा रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो है सर, हमारी एक और रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो हमारा रिसीवेबल्स है वो तुरंत से तुरंत एमएसएमई को दिया जाए, जबकि आपके मतलब गवर्नमेंट के साथ हम एमएसएमई वाले बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो छोटे मोटे चीजों के लिए हमारे पैसे नहीं रोका जाए। दूसरा, एक बैंक को कॉन्फिडेंस आना जरूरी है सर। आरबीआई बहुत अच्छी तरह से, और सबसे पहले मैं आपका और माननीय पंतप्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जब से ये महामारी का संकट हमारे देश पे आया है और जिस तरह से आपने, माननीय पंतप्रधान जी ने और निर्मला सीतारमण मैडम ने जिस तरह से हमारे व्यापारी और उद्योगों के लिए सोचना शुरू किया और काम करना शुरू किया है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और शायद उसी उम्मीद में हम लोग और भी अच्छा काम करने का प्रयास करने वाले हैं। और दूसरा, एक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे को पता है कि आपका टाइम, हम तो आप बाकी लिखते रहेंगे। एक दो चीजें बता के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ कि सर अभी जैसे शांतिलाल जी ने और इन्होंने बताया कि जॉइंट वेंचर एक्वायर करने के चांसेस अलग कंट्रीज के लोगों के साथ हमको चांस मिल सकता है। वो चांस जब मिलेगा तो एमएसएमई के पास पैसा इतना नहीं होता है, उस वक्त एक स्पेशल फंड एमएसएमई का होना चाहिए कि जो आदमी, जो कंपनी, जो इंडिविजुअल ऐसा कोई जॉइंट वेंचर में या कंपनी वहां की एक्वायर करने में, वहां की टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में प्रयास करेगी, तो उसको एक स्पेशल फंड्स अपना, उसका एक एमएसएमई का स्पेशल फंड होना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा सुझाव मेरे को लग रहा है। दूसरा है सर कि अभी हर आदमी ने बताया कि एमएसएमई का रोल कितना बड़ा है। हम ये चाहते हैं 1 साल के ऊपर सरकार ने एमएसएमई के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमारे व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और फ्री ट्रेड करने के लिए 1 साल अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर भरोसा कर दे, मेरे को लगता है कि इससे अच्छा और काम व्यापारी और उद्योजक नहीं कर सकते। आपने देखा है सर कि इस साल में जब ये मौसम, जब ये हालात हुए हैं, हर उद्यमी, हर व्यापारी आपके साथ खड़ा रहा है, आगे भी रहेगा, इतना मैं आपको आश्वासित करता हूं। जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने बोला था कि जो भी है दिल खोल के बात कीजिएगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं सर। कि आपने बोला कि गरीब लोगों को जीवित रखने का प्रयास आपने इस दौरान किया है। हम ये चाहते हैं कि उन गरीबों को जो रोजगार निर्माण करने का प्रयास हमारे व्यापारी और उद्यमी कर रहे हैं, उनको और सशक्त और सक्षम इस महामारी के समय में करने का प्रयास सरकार की तरफ से हो। और जैसे मैडम ने बताया कि जो पैकेज सरकार देना चाहती है उद्यमियों और व्यापारियों के लिए, उसकी जल्द से जल्द घोषणा होकर इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि हमारे पे भी एक कॉन्फिडेंस हमारे उद्यमियों और व्यापारियों के पास रहे। इतने शब्दों के साथ पुनश्च एक बार धन्यवाद आपका, माननीय पंतप्रधान जी का और सारी आपकी मंत्री महोदयों की टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद संतोष जी। मैं अभी आमंत्रित करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन सीए ललित बजाज जी को, वो अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार अनुराग जी।
let me at the outset acknowledge the very proactive nature of the present government, because of which we all have shared that much confidence to speak out our mind and heart with you. What all we feel, we are openly speaking to you. Sir, I think so most of the suggestions which are coming as on the forum today are related to distress funding. So I think so government needs to do something more as far as distress funding is concerned from all the areas, whether it is refund, whether it is lending to the MSMEs, whether it is giving some stretch timeline to the business people. So this is one of the thing. Second thing, at institute we have formed a COVID response group wherein we are channelizing suggestions from industry people, and we are consolidating and screening them, and we are forwarding it to the respective departments with government. So that initiative is already on, and number of suggestions has been forwarded from our desk, sir. So we are on the job, and we are very much hopeful that with the same proactive attitude, we will be sooner coming out successfully of this scenario. And I would just like to acknowledge one thing at this point of time. The optimistic point which we all feel is India is looked by the world as if the only destination to be invested in. I would request through this forum all the MSMEs that please come ahead and take the benefit of this scenario. Thank you sir. थैंक यू ललित जी। मैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री केतन देसाई जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू ललित जी। गुड क्वारंटाइन इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की ये बहुत ही अहम वेबिनार में उपस्थित माननीय मंत्री श्री अनुराग जी, वेस्टर्न महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ललित जी, संदीप जी, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट और 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की जो ऑल ओवर इंडिया से ये वेबिनार में जुड़े हुए सब इंडस्ट्री के सब अग्रणी को मेरा सब नमस्कार है। खास करके आज के जो वेबिनार वेस्टर्न महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया है, और मुझे पैनलिस्ट के हिसाब से इसमें आपने मैं अनुराग जी आपका और सब गवर्नमेंट का पूरा मैं आभारी हूं कि आपने जिस से कोरोना सिचुएशन हमारे सामने आई और आपने बहुत इफेक्टिवली जो आपने फेस किए, इसके लिए सब की ओर से आपका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। खास करके मैं फास्टली हमारे पहले पॉइंट्स रखूंगा। आई एम जस्ट बिलोंगिंग टू सूरत एंड साउथ गुजरात एरिया, कि जहां पे डायमंड, टेक्सटाइल, एक्वाकल्चर, केमिकल्स, फार्मा, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, वी आर बेटर नोन एज डायमंड एंड टेक्सटाइल। और खास करके ऑल आर मेजर एमएसएमईज आर देयर। हमारा यहाँ 48% एमएसएमईज जो गुजरात की हमारे सूरत और साउथ गुजरात में है, और खास करके 20 लाख 2 मिलियन के ऊपर लेबर हमारे यहाँ इन्वॉल्व है ये सारे अंदर। तो बहुत सारे इश्यूज है, और मैं क्विकली आपको बताऊंगा। वी आर पासिंग थ्रू द फेज ऑफ लिक्विडिटी, लॉकडाउन एंड लेबर। दीज आर द 3 मेजर इश्यूज व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ। और उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी रिलैक्सेशन आप डिक्लेयर करेंगे, और आपसे बहुत ही उम्मीद है, तो मैं चाहूंगा कि 31 मार्च तक की ही सारी आप जाहिरात करें। ये 3-3 महीने के जो एक्सटेंड करेंगे उसमें डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप अनाउंसमेंट या कोई करते हैं तो 31 मार्च, क्योंकि पूरे साल ही अपना डिस्टर्ब रहने वाला है, तो मेरी खास रिक्वेस्ट है। उसके अंदर बैंक ईएमआई मॉरेटोरियम है, इंटरेस्ट के वेवियर है, ये सॉफ्ट लोन की जो 25% का सॉफ्ट लोन हमें मिले एमएसएमईज को खास करके, वो बहुत जरूरी है। खास करके मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्राइवेट बैंक्स को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। दे आर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग, और ये चीजों में भी इन्होंने बहुत ही, हम व्यापारियों को सबको स्ट्रेस आया है। तो आई हैव फॉट अ लॉट विद प्राइवेट बैंक्स आल्सो, दे आर नॉट फॉलोइंग द आरबीआई रूल्स। तो वो भी एक चीज आप ध्यान करेंगे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। स्टिमुलस पैकेज हम लोग उम्मीद करके बैठे हैं, जैसे मैडम ने भी बताया, तो एमएसएमई के लिए आप जल्द से जल्द आप जाहिर करें। और साथ में टेक्सटाइल और डायमंड की जो हमारे सूरत को और पूरा अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत उम्मीद है कि ये तीनों सेक्टर्स में आप अच्छा पैकेज आप डिक्लेयर करें, जिससे कि एक हमारे यहाँ एक ऊर्जा डेवलप्ड हो। लेबर का जो है, पीपल आर नॉट हमारे यहाँ खास करके, और मैं खास करके सूरत और साउथ गुजरात का बोल रहा हूँ, तो एमएसएमईज और ओवरऑल कि जो दे आर नॉट इन एनी पोजीशन टू पे वेजेस, तो उसके लिए भी आप जो रिलैक्सेशन के लिए आप कुछ करें कि जिसमें कंपल्सन न हो, और जो प्रोसिक्यूशन और जो भी है उसमें आप
व्यापारी लोगों को रिलैक्सेशन मिले, इसमें आप हार्टिली एक रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर आप इन्वॉल्व होकर लेबर का इश्यू में आप वेजेस के लिए इंसिस्ट आप नहीं कीजिए. पीपल आर नॉट इन एनी पोजीशन टू पे वेजेस. देन इनकम टैक्स रिफंड आपने ऑलरेडी बताया है, 5 लाख तक का आपने दिया है. उसके ऊपर के जो भी रिफंड्स हैं आप जल्द से जल्द रिलीव करेंगे तो लिक्विडिटी का जो इश्यू है उसमें राहत मिलेगी. जीएसटी के जो भी रिफंड्स हैं, खास करके सूरत में हमारे वीवर भाइयों का जो एक पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रहा है, तो ऐसे नाजुक तबके में जो अगर विड्रॉ आप कर सकते हैं, और जो हमारे व्यापारियों का वीवरों का बहुत सारा रिफंड वहां पे ब्लॉक हो रखा है, वो ऐसे टाइम पे आप इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल अवर टेक्सटाइल पीपल इफ यू विल विड्रॉ दैट और रिलीज कर सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अवर इंडस्ट्री. मेरी खास पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज में पर्सनल आप देखिए, मैं आपको पर्सनली भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजूंगा. साथ करके टफ और सब्सिडी जो भी कुछ आपने सैंक्शन की हुई है सब्सिडीज या हमारी टेक्सटाइल रिलेटेड, वो ऐसे टाइम पे बहुत काम आएगी. तो क्योंकि इनफ्लो है ही नहीं, आउटफ्लो जा रहा है, ओवरहेड्स आर देयर, तो वो एक चीज मेरी खास आपसे रिक्वेस्ट है. रिटेल ट्रेड के लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा इसमें आप सपोर्ट करेंगे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है. दूसरा, एक जैसे अभी लेबर को भेजने के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रयत्न, तो वैसे लॉकडाउन के बाद की हमको तैयारी कर लेनी चाहिए. लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, आज जैसे 10-10, 15-15 ट्रेन सूरत से भी जा रही है और हर स्टेशन से, तो उनको लाने के लिए भी हमको, तो ही जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा इमीडिएटली इंडस्ट्री मोमेंटम में आएगी. तो लेबर के लिए अभी से हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. डायमंड एंड टेक्सटाइल, दीज आर द टू ऐसी चीज है जो कंज्यूमर पे डिपेंड करती है. तो उसकी सिचुएशन में कंज्यूमर इसमें बहुत दूर रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग में, तो उसके लिए ये इंडस्ट्री को रिटेल मिले, मार्केट मिले, उसके लिए आपका सहयोग हमें बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद कंट्रीज भी बहुत अफेक्टेड है. हमारा काफी एक्सपोर्ट यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में है, दोनों चीज का, डायमंड एंड टेक्सटाइल्स का, तो वो भी अफेक्टेड है. तो उसके लिए भी इमीडिएटली सपोर्ट मिले, ऐसा हम चाहते हैं. सिमिलरली दिल्ली एंड बॉम्बे, दीज आर द टू मेजर सिटीज अफेक्टेड. वहां पे भी हमें बहुत ही हमारा बिजनेस एक्टिविटीज है, तो वो भी ये सिचुएशन में इमीडिएटली मोमेंटम आए, ये जरूरी है. फ्यूचर में रॉ मटेरियल्स की काफी तकलीफ आएगी. जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो रॉ मटेरियल्स के लिए भी प्रवृत्तियां करें और उसके सब्स्टिट्यूट जो लोकली अवेलेबल है उसको सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल गिव मोमेंटम इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन. खास करके चाइना से काफी इंडस्ट्रीज को हम लोग लाने की जो बात चल रही है, उसमें आई अर्ज रिक्वेस्ट कि सूरत को आप उसमें प्राधान्य दीजिए, बिकॉज सूरत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी और हमारे पास इनफ infrastructure. We got very good port, we got international airport, we got a national highway, I mean DMIC corridor, we are on that. So ये सारे स्ट्रक्चर होते हुए सूरत इज द आइडियल लोकेशन कि ये सब में आप आइडेंटिफाई करके ये सब इंडस्ट्रीज को सूरत के आजू बाजू में आप डेवलप कराइए. दूसरी एक खास मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्लायंस बर्डन ऑन एमएसएमई शुड बी रिड्यूस फॉर 1 ईयर. ये एक 21 लॉज हम लोग हर एक एमएसएमई को इसमें फेस करने आते हैं, उसमें फैक्ट्री एक्ट भी आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी, तो ये सारे चीज एमएसएमई को ये झेलना नहीं पड़े. एटलीस्ट 1 साल तक तो हमें बहुत ही इसमें रिलैक्सेशन मिले कि गवर्नमेंट की ओर से कोई नोटिस नहीं आएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी. तो ये चीज बहुत ही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. कि दूसरी चीज है लिक्विडिटी का, अगेन बिल डिस्काउंटिंग का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, जिसके अंदर की एक प्लेटफॉर्म में बिल डिस्काउंटिंग के कारण आप इन्वॉल्व होकर एक ऐसी सिचुएशन एक बना सकते हैं कि जिसमें सीधा लिक्विडिटी मिले. ये सब में डीलर लोगों को भी बहुत सारी दिक्कत है, जो खास करके एमएनसी और कंपनियों के डीलर है, उसमें ऑटो मैडम ने भी बताया, तो ऑटो डीलर्स को भी इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है. तो चैनल फाइनेंसिंग आप बैंक के साथ ऐसा एक प्रोविजन कीजिए कि जिसमें डीलर लोगों को, क्योंकि कंपनीज आर आफ्टर द डीलर्स, ये सिचुएशन में दे आर नॉट गेटिंग एनी फंड. मार्केट में आउटस्टैंडिंग भी सब जैसे हमारे यान के है या केमिकल्स के डीलर है या बहुत सारे, एवरीवेयर द डीलर नेटवर्क इज देयर इन ऑल द सेगमेंट्स. तो उसमें चैनल से फाइनेंस बहुत अच्छा प्रोविजन है, जहां पे कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है. हम सीधा आप बैंक कंपनी के क्रेडिट से मिलता है, तो वो अगर आप बैंक को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करेंगे तो डीलर विल गेट स्ट्रेट अवे वेरी गुड फंड स्ट्रेट अवे विद द पास्ट ट्रैक, क्योंकि कंपनी से तो बहुत सालों से जुड़े हुए थे, तो देयर गॉट गुड फाइनेंशियल ट्रैक, तो वो मिले. तो वो एक रिक्वेस्ट है. खास करके रिन्यूएबल एनर्जी, ओके सर, एक पॉइंट लास्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सब्सिडी का एक इश्यू है कि जो आप पावर सब्सिडी को आप रिलैक्स करेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो एमएसएमई को इसमें बहुत राहत मिलेगी. तो ये मेरे कुछ सजेशन है. आप स्टैम्प ड्यूटीज के भी जो आगे मॉर्गेज वगैरह होगी, तो वो भी 1 साल के लिए वेवर हो. तो ये सारे चीज है कि जो एमएसएमईज को बहुत राहत करेंगी.
thank you for listening me and give me sufficient time. Thank you, sir. थैंक यू। मैं अभी हमारे मंत्री जी के मुख्य मार्गदर्शन के पहले एक मिनट के लिए 2 लोगों को उनके विचार रखने की विनंती करता हूँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन अहमदाबाद से महेंद्र भाई शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो संक्षिप्त में अपने विचार प्रस्तुत करें। महेंद्र भाई शाह जी। माननीय मंत्री श्री, आज हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल आने वाले थे, शायद आएगा कि नहीं आएगा, देरी से आएंगे, लेकिन आज हमारे व्यापारियों की जो तकलीफ है आप बड़ी बात अच्छी तरह से जानते हो, और इस तकलीफ में हमें क्या क्या तकलीफ है उनका पूरा विवरण हमने माननीय मंत्री श्री को भी दे दिया है, और पूरी तरह से इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, रेलवे पीयूष गोयल ने भी ये सब दिया है। आज व्यापारियों की दशा ये है कि हमारी दुकानें खुलती नहीं है, और दूसरा ये है कि हमारे जो कुछ है दुकानों में जो कुछ है उनको देखने का कोई टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 2-2 महीने से हमारी दुकान बंद है। दुकानों के माल की क्या परिस्थिति हुई, क्या नहीं है, कपड़े का दुकान है, अलग अलग दुकान है, तो हर एक चीज को या हमें कोई भी एक समय देके उसको देखने का तेरा कुछ प्रावधान किया जाए, तो हम ज्यादा नहीं, पुलिस के निगरानी में रात को 11 से 1 बजे तक में अलग अलग विस्तार में अलग अलग मार्केट को खुला के अपनी दुकानें देखने का एक चांस दिया जाए, तो हमें मालूम पड़े कि हमारी दुकान की क्या परिस्थितियां है। थैंक यू महेंद्र भाई, अच्छा सजेशन दिया आपने। मैं अभी आमंत्रित करूंगा क्रीडाई महाराष्ट्र के चेयरमैन श्री राजीव जी परीख को, वो संक्षिप्त में अपने विचार रखे। राजीव जी परीख। क्षमा चाहूंगा, राजू जी परीख मेरे ख्याल से अभी ऑनलाइन नहीं है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज का इस मीटिंग का मुख्य संबोधन आपका हमारे सबके सामने हमको सुनने का अवसर मिले, तो उसके बाद हम आगे फिर से इसका अगला सेशन शुरू रखेंगे। अनम्यूट है क्या संदीप जी? मंत्री जी को मैं अनम्यूट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद ललित जी। थैंक यू सर। और सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने, रोदिया जी ने, मोतीलाल जी ने, राकेश जी ने, संतोष जी ने, महेंद्र जी ने और केतन देसाई जी ने जो अपने अलग अलग सेक्टर्स की यहाँ पर बात रखी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर प्रकट करता हूँ। कुछ बातें जो यहाँ पर कही गई और विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए कही गई, अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कभी वक्तव्य आपने सुना हो, तो विशेष तौर पर एक बात कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कोई है तो एमएसएमई सेक्टर है, और लगभग 11 से 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना एक बहुत बड़ी बात है इस देश में, और हमारे लिए भी प्राथमिकता के तौर पर इस सेक्टर के लिए हम बहुत कुछ देख भी रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही कि मुद्रा योजना के साथ उसको जोड़ दिया जाए और उसको बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया जाए। इंटरेस्ट सबवेंशन की आपने क्रॉस इंडस्ट्री की बात कही, और दूसरा यहां तक भी कहा कि जो 5 एकड़ की स्कीम है रियल एस्टेट के लिए, उसके लिए भी, और जीएसटी के मापदंड की बात भी कही, और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी आपने जो सुझाव दिए हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए दिए। मेरा मानना है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार देता है। सरकार उस पर भी बड़ी गंभीरता से देख रही है क्या क्या संभव हो सकता है। स्टैंप ड्यूटी पर स्टेट्स को भी बोर्ड पर लेना पड़ेगा, और जीएसटी पर भी जीएसटी काउंसिल में इस बात को लेकर, क्योंकि केतन जी जानते होंगे कि, और बाकी आप सब भी, कि इसमें किस तरह से सब राज्यों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे कि उनसे बात करके इस दिशा में भी कदम उठाए जा सके। और जहां तक सुलज्जा जी ने कहा कि जिंदगी तो बचानी है, लाइव्स के साथ लाइवलीहुड की बात भी करनी है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा कि
पहले जान बचाने के लिए, फिर जान के साथ जहां बचाने के लिए, दोनों की जान के साथ जहां दोनों की बात कही थी, ये हम सबके ध्यान में है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि OEM अगर ग्रीन जोन में है और आपके सप्लायर्स जो हैं वो रेड जोन में है और आपके जो शोरूम्स है वो भी रेड जोन में है, तो ये कड़ी पूरी नहीं हो पाएगी। हम इस पर भी विचार करेंगे कैसे इस पे काम करने की अनुमति मिल सकती है, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रेड जोन्स में बहुत दिक्कत है अभी भी। तो उसको अभी गंभीरता के साथ हमें गृह मंत्रालय के साथ भी बात करनी पड़ेगी, होम मिनिस्ट्री के साथ और राज्य की सरकारों के साथ, कि उसको हम कैसे ऑन बोर्ड ले सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि कॉशियस रहें, एंशियस नहीं, बिल्कुल यही करना चाहिए। और न्यू नॉर्मल जो लाइफ का है उसमें यही है कि जितने जागरूक रहेंगे और जितने बचकर रहेंगे उतना लाभ मिल पाएगा। बाकी देशों में भी कई जगह बहुत काम चल पड़े हैं और यही है कि समाज जागरूक है तो बहुत कुछ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मणिपुर में या कुछ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जब बात करता था तो वहां के गांव की जो काउंसिल होती है वो अपने रिश्तेदारों को भी गांव में अपने बच्चों तक को नहीं आने देते थे कि बीमारी यहां पर ना फैले, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं नहीं। जागरूकता का स्तर गांव में भी उतना ही था और आपने देखा होगा कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़े कम आए। अब हमें ये देखना है कि हम बाकी शहरों के साथ साथ टियर 2 सिटी से लेके ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को भी कितनी जागरूकता फैला सकते हैं। काम पर लोग वापस आएंगे, 30% स्ट्रेंथ से बढ़ाकर इसको ज्यादा करते हुए कैसे हम बाकी मापदंड को मानते हुए इस दिशा में आगे बढ़े, वो भी बहुत जरूरी है। लोन मॉरेटोरियम की आपने बात कही कि इसको 6 महीने कर दिया जाए। दूसरा, आपने कहा कि बैंक लिमिट और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया जाए। इस दिशा में हम लोग सोच भी रहे हैं, बहुत सारे सुझाव इंडस्ट्री के आए भी हैं। और ये जो कहा गया कि क्या सेंट्रल बैंक RBI सीधा MSME को पैसा दे सकता है, इसकी व्यवस्था आज के समय में नहीं है। इसलिए सारा बैंकिंग प्रणाली जो है उसमें इफेक्टिवनेस कैसे लाई जाए, हम उस दिशा में देख रहे हैं, ताकि किसी भी MSME सेक्टर के व्यक्ति को अगर हमने मंजूरी दे दी है, RBI ने निर्णय ले लिया, बैंकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो लेंडिंग की बजाय पैसा पार्किंग RBI के पास ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको पैसा मिले और इसकी पार्किंग RBI के साथ ना हो। इस दिशा में हम कोई ना कोई कदम उठाने जा रहे हैं, जो आपको मैं अभी घोषणा नहीं उसकी कर सकते। जिस दिन हमें पैकेज की घोषणा करनी है उस दिन कहेंगे क्या क्या करने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल जी के यहाँ से जो कहा गया वो भी कुछ सुझाव उनके आए हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम का उपयोग कैसे किया जा सकता है, कैसे सरकार उसकी गारंटी दे सकती है, और डिविडेंड टैक्स कम करने की आपने कुछ बात कही, और विदेशों से आने वाली कंपनियों के लिए हम रेड कारपेट कैसे बिछा सकते हैं कि ज्यादा कंपनियां आए। मेरा निवेदन सब चैम्बर से और सब इंडस्ट्री एसोसिएशन से रहेगा, सरकार तो प्रयास करेगी कि हम बड़े स्तर की कंपनियों से बात करें, मध्यम स्तर की, कि वो भी आके निवेश करें, लेकिन एक जो छवि देश के बारे में एक परसेप्शन जो खड़ी करने की बात है, to send the right message, right perception across the world that India is the right place where you have a domestic, market with a huge capacity, so that they can come and have their manufacturing facilities here. They can piggyback on this and export from here as well. तो यहाँ पर क्षमता हमारी बहुत कुछ बड़ी मार्केट की भी है और यहाँ से एक्सपोर्ट करने की भी है। ये छवि आपको दुनिया भर के सामने प्रस्तुत करनी होगी, और मुझे लगता है अगर आप इसको लगातार सोशल मीडिया लेखों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से दुनिया भर के सामने एक अच्छी छवि रखने का प्रयास करते हैं, तो ये नाउ और नेवर की सिचुएशन है। अभी नहीं तो कभी नहीं, उस तरह की स्थिति है कि इतना बड़ा अवसर हमारे ऊपर है। दुनिया की कंपनी तो आए, लेकिन मेरे लिए आज प्राथमिकता ये है कि दुनिया की कंपनी तो आए, लेकिन जो यहां पर हैं सबसे पहले वो ना केवल बचें बल्कि अपने कामकाज में और वृद्धि कर पाएं। उस दिशा में हमारी सरकार कदम उठाने वाली है, ताकि लेबर को भी वापस काम पर आने का अवसर मिल सके, आपको लेबर की कमी भी ना हो और आपकी आउटपुट कम ना हो।
नहीं तो ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे तो आपकी वायबिलिटी ही नहीं रहेगी कामकाज की, वो भी एक चिंता का विषय है। जो कहा गया कि 31 मार्च तक, केतन जी आपने कहा कि इसको 31 मार्च तक एक्सटेंशन सारी को दे दी जाए, वो कहां पे संभव हो पाएगा वो देख लेते हैं, कहां पे संभव हो पाएगा। हम नहीं चाहते कि कंप्लायंस का बर्डन आपके ऊपर हो, लेकिन आप भी जानते हैं देश को चलाना है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को, 130 करोड़ के देश को, तो बहुत कुछ चीजें बहुत आवश्यक भी होती, वो भी करनी पड़ेगी। लेबर लॉस में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी तो वो भी आप लोगों के सुझाव आए। कुछ लोग लिखें भी क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं। हमने 4 तरह के कोड पार्लियामेंट में उसको लेकर गए भी हैं, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो बात कही थी, हमने बहुत पहले निर्णय लिया, लेकिन कुछ राज्यों ने उसको नोटिफाई किया साथ ने, बाकी ने नहीं किया, तो उस दिशा में बाकी राज्यों में भी आप बात करें कि कौन कौन उसमें क्या कर सकता है ताकि उसमें भी आपको लाभ मिल सके। सब्सिडी रिलीज करने की आपने बात कही, जो हमने अनाउंसमेंट्स अलग अलग क्षेत्रों के लिए की है, और एमएसएमई का पैसा जो पीएसयूज के साथ या सरकारों के साथ रुका हुआ है उसको भी जल्दी रिलीज किया जाए। उसमें हमने पहले भी निर्देश दिए और हमने एक डैशबोर्ड भी बनाया कि किस पीएसयू ने कितना कितना पैसा एमएसएमई सेक्टर का रोक रखा है, उसके ऊपर आता भी है। उसमें जहां जहां कमी हम वापस उनसे बात करें ताकि वो जल्दी रिलीज कर पाए। पिछले 1.5 महीने में कोविड के कारण बहुत सारे लोग अपने डिपार्टमेंट में नहीं आ पाए थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करना भी शुरू किया है। एक मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा, इन परिस्थितियों में नई एवेन्यूज किस तरफ खुल पा रहे हैं वो भी आप सबको देखना चाहिए कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मान लीजिए हम पहले मीटिंग फेस टू फेस करते थे, आज हम जूम में भी या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी उतना ही अच्छी मीटिंग करते हैं, खर्चा भी नहीं होता, अलग अलग लोग अपनी बात भी रख पाते हैं, कंपाइल करके आप सब हमें भेज भी देते हैं, तो व्यवस्थित रूप से ये भी हो रहा है। तो अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं वो भी हमें देखने की जरूरत है। ये जो 45 दिन या 50 दिन जो बंद रहा, इसके कारण एनवायरनमेंट पे कितना फर्क पड़ा है, जीवन शैली हमारी कैसे बदली है, जीवन स्तर कैसे बदला है, भविष्य के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए जिसलिए आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि हमने कुछ इससे सीखा भी, हम इसमें कुछ बदलाव करने वाले हैं। तो मुझे लगता है उस दिशा में भी हमें देखने की आवश्यकता है। संतोष जी ने भी कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें मैंने आरबीआई का डायरेक्टली वाला पैसा तो पहले कह दिया। B2C से आपने कहा, उस पर भी आपने सुझाव दिया, और जीएसटी का पैसा भी जो कहा कि पहले देना पड़ता है और व्यापारी की जो वर्किंग कैपिटल उसमें खत्म हो जाती है और सरकार से या आपके जिसको पैसा देना आपके पास नहीं आ पाता। हमने कई बार अनुरोध आपके बड़े कॉर्पोरेट्स को भी किया कि वो 90 दिन से कम समय में पेमेंट करें, ज्यादा जल्दी करें, ताकि गरीब या छोटे व्यापारी का पैसा वर्किंग कैपिटल ही खत्म ना हो जाए, उसके पैसे से बड़ी कंपनियां ना चले। ऐसा भी हमने बहुत बार कहा है और आगे भी इस पे क्या कदम उठाने इस पे भी देखा जा सकता है। ललित बजाज जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, इन सबको कंपाइल करके मैंने भी रखा है। लेकिन कुछ मैं साइड पे देख रहा था, ग्रुप चैट पे लगातार सुझाव आ रहे थे, मैं उसको लगातार नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा ध्यान आपकी ओर भी था। मेरा ललित जी आपसे अनुरोध रहेगा, कुछ लोग बोलने से शायद रह गए होंगे जी सर, उनकी बातों को भी आप कंपाइल कर लें, और जो अलग अलग चैम्बर के लोगों ने अपनी बात रखी है उनका भी नोट आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी दिया होगा। जी सर, आप ललित जी के माध्यम से या मुझे डायरेक्टली mosfinance@nic.in इस पर ईमेल कर दें, या फिर anurag@anuragthakur.in इस पर कर दें। मैं एक बार फिर कह देता हूं, mosfinance@nic.in और दूसरा ईमेल आईडी है anurag@anuragthakur.in। आप यहां पर कंपाइल करके भेजेंगे तो हम इस पर निर्णय करेंगे। बहुत चर्चा हमने इन विषयों पर कर ली है, अंतिम चरण पर कुछ निर्णय करने रहते हैं, उस पर आजकल चर्चा चल रही है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट करने का समय आएगा वो भी करेंगे। लेकिन एक बात का विश्वास दिलाता हूं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एमएसएमई सेक्टर का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, स्थानीय यूनिट्स को पहले प्राथमिकता दी जाए, जो आने वाले यूनिट्स दुनिया भर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए वो भी आए, लेकिन जो हैं इनको पहले आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। इस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। आपके और भी सुझाव होंगे तो उसका मैं इंतजार करूंगा। आपका सबका एक बार फिर बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद आदरणीय अनुराग जी, बहुत ही सुंदर आपका संबोधन रहा। पिछले 15 दिनों में हमने कई मंत्री महोदयों के साथ मीटिंग की। उस हर मीटिंग में एक जवाब हमारे पास जरूर आता था कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफर करेंगे। इसलिए हम सब बहुत ईगर थे आपको सुनने के लिए, क्योंकि सारे मंत्री उंगली आपके तरफ भी दिखाते थे। आज आपके मुंह से हमें काफी सारी बातें, इंस्पिरेशनल बातें भी सुनने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। दो छोटे छोटे पॉइंट हमारे दो वक्ता अभी तुरंत आपके सामने ही रखना चाहते हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर आपके ऑफिस के काम के लिए ऑफ वीडियो भी रहेंगे, तो हम तब तक बाकी हमारे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। ये राजीव परीख जी और शांतिलाल जी कवाड़ हमारे दो वक्ता संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं राजीव जी परीख को आमंत्रित करता हूँ, क्रीड़ाई महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, वो अपने विचार संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। मंत्री जी। ललित जी, मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि एक बात बीच में किसी ने कही कि 1 साल तक सरकार एमएसएमई पर भरोसा करे। हेलो, मैं कहता हूँ 1 साल के लिए हम नमस्ते सर। जी सर। मैंने स्वयं 20 साल की उम्र से 34 साल की उम्र तक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाया है। मैं जानता हूँ लेबर की प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है, बिजली वाले की क्या है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स की क्या है। इसलिए हम यहाँ पर बैठकर प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां दिक्कतें दूर हो सकती हैं। बहुत सारे विषय राज्यों के हैं, राज्यों को करने हैं, लेकिन फिर भी हम राज्यों से, माननीय प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हर दूसरे तीसरे दिन इस दिशा में बात करते हैं कि किस तरह से ज्यादा रिफॉर्म्स लाई जा सके। और केवल आज नहीं, जब तक मैं हूं, केवल वित्त मंत्रालय नहीं, राजनीति में जब तक हूं, आपको मेरे घर के द्वार या दफ्तर के द्वार सदा के लिए खुले हैं। जब भी आप में से किसी को आना हो, आपको केवल एक एसएमएस या एक ईमेल डालना है और उसके माध्यम से विल रीच आउट टू यू और यू कैन कम एंड स्पीक टू मी एनी टाइम। और ललित जी जानते हैं, अच्छा मैंने कभी 1-2 दिन से ज्यादा इंतजार किसी को करना पड़ता नहीं है। जी सर, आपसे तो हमें बहुत लगाव है और आपसे हम सारे बहुत इम्प्रेस भी है। 10 साल में कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो हमें निश्चित ही उम्मीद है आज की मीटिंग हमारे सबके लिए ब्रेक थ्रू मीटिंग निश्चित ही साबित होंगी। मैं राजीव जी परीख से अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपना संबोधन रखें। राजीव जी परीख। राजीव जी अनम्यूट है। अनम्यूट है, राजू जी को अनम्यूट किया गया है। राजू जी आप सुन पा रहे हैं? शांतिलाल जी कवाड़ है हमारे साथ, अनम्यूट है। शांतिलाल जी को कर रहा हूं मैं, 1 मिनट। शांतिलाल जी कवाड़ हमारे जीतो के फाउंडर मेंबर्स में से एक है, जो पूरे भारत में इन्होंने एक मोटिवेशन किया है एंटरप्रेन्योरशिप के एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत अच्छा काम है उनका सभी सेक्टर में। टेक्सटाइल उनका एक कोर एक्टिविटी है। शांतिलाल जी अनम्यूट है, तो मैं अनुरोध करूंगा शांतिलाल जी आप अपने विचार प्रस्तुत करें। जी ललित जी। माननीय अनुराग जी नमस्ते। आप युवा शक्ति के प्रतीक है। आपने जिन बातों को दोहराया है या जो प्रश्न उठ चुके हैं मैं वापस नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, इस प्रकार की दबाव की व्यापारिक स्थिति में किसी भी प्रकार के नए इनकम टैक्स का या वेल्थ टैक्स का नए कानून लाने का कोई प्रयास इस समय नहीं करें। व्यापारी अत्यंत घबराए हुए हैं, माहौल बिल्कुल प्रतिकूल है। तो पूरी इंडिया फ्रेंडली बनाई जाए, जैसे कहना चाहिए इंडस्ट्री फ्रेंडली बनने के लिए या प्रोत्साहित करने के कदमों को उठाने की कोशिश करें। नंबर 2 के एंड टू एंड जिस प्रकार से आज की तारीख में कुछ ऑरेंज जोन में है, कुछ रेड जोन में है। हमारे मान लीजिए मैं सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ टेक्सटाइल से, तो टेक्सटाइल्स में वीविंग कहीं और होती है, यार्न का काम कहीं और होता है, प्रोसेसिंग का काम कहीं और होता है। इसमें अगर इन तीनों के सूक्ष्म सिंक्रोनाइजेशन की व्यवस्थाओं को अगर तत्काल युद्ध स्तर पे नहीं देखा गया तो बड़ी बेहाल स्थिति आने की संभावना नजर आ रही है। तो इस विषय पे कोई भी इंडस्ट्री कैसे खुलेगी, इसमें एंड टू एंड वाले विषय बार बार अनेक वक्ताओं ने कहा है, मैं फिर कहना चाहता हूँ क्योंकि हम उससे पीड़ित हैं। इस समय हमारे अलग अलग सेक्टर्स में कार्य है, लेकिन हम किसी को भी शुरू नहीं कर पा रहे, जबकि वहां कुछ जगह खुले हुए हैं, कुछ जगह बंद है, लेकिन हम शुरू नहीं कर पा रहे। एक दूसरे से जबरदस्त लिंक है। तो माननीय अनुराग जी से मेरा अनुरोध है कि ये विषय जब भी खोलने की प्रक्रिया आती है तो इन सारे विषयों पे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा, इस पे आपके चेंबर से एसोसिएशन कुछ एक बनाकर दे। मान लीजिए 10 जगह देश में ये प्रोसेसिंग होती है, तो लाने ले जाने में फ्रेट कॉस्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप अनवाइबल हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे 2-3 डेस्टिनेशन हो सकते हैं जहां पर इन सबको इकट्ठा करके किया जा सकता है,
उसको सरकार की ओर से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इन सब यूनिट्स को एक जगह पर लाकर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप वो बाद में लिखित रूप में दे सकते हैं ताकि उस दिशा में हम कुछ कदम उठा सकें। राजीव जी आप अनम्यूट है, तुरंत नहीं, लिखिए। दलित जी मैं बोल रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। नमस्ते सर, मैं राजीव परीक, क्रीडाई महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैं पूरे डेवलपर्स कम्युनिटी के लार्जर इंटरेस्ट में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। उसमें पहले तो आपको बहुत थोड़ी बधाई देता हूँ कि कोविड-19 के संकट में आप बड़ा राजीव जी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। राजूजींचा आवाज येत नाही बरोबर. राजूजींचा आवाज नहीं आ रहा क्लियर. मैं राजीव जी को हम फिर कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय अनुराग जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से आज हम सभी के बीच उपस्थित रहे हैं। इस पहला सेशन को हम ब्रेक करके हमारा कंटिन्यू रखते हैं। अनुराग जी उनके ऑफिस में ही रहने वाले हैं, ऑफ वीडियो रहेंगे और हम सारी बातें उन कंपाइल करके उनके साथ वापस शेयर करके कंक्लूजन के टाइम पे एक बार फिर अनुराग जी से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद अनुराग जी, हम आपको ये सारी मीटिंग कंपाइल करके आपके पास भेजेंगे और आपका सहयोग ऐसा ही हमें मिलता रहे ऐसा अपेक्षा व्यक्त करके मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सुलज्जा फिरोदिया मैडम से अनुरोध करता हूँ कि मंत्री जी ने आपके विषयों को काफी गंभीरता से कंसीडर भी किया है और वो वापस उन्होंने कोट भी किया है, तो फिर एक बार आप हमें सभी को संबोधित करें जिससे फाइनली हम इसको अपने आज के इस मीटिंग के मिनट्स में कंपाइल करेंगे। आदरणीय सुलज्जा जी। सुलज्जा जी अनम्यूट है, मोतीलाल जी की वजह से। सुलज्जा जी लेफ्ट हो चुकी है शायद। ओके, तो संतोष जी मंडलेचा जी है जुड़े हुए। हाँ संतोष जी मंडलेचा है। हाँ संतोष जी से एक बार अनम्यूट करिए। संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी तरह से ये मीटिंग का आयोजन हुआ है। मेरे को लगता है कि हर चीज जैसे आपने बताया कि किसी भी मिनिस्टर से बात करें तो बताया जा रहा था कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसके बारे में बताएंगे और अपनी ये सीधी बातें सीधी जहां जहां पहुंचनी चाहिए पहुंची है, मेरे को ऐसा लगता है। और आप जो कंपाइलेशन करोगे उसमें एक और दो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैंक कमेटी होती है, तो वो बैंक कमेटी वेरी इफेक्टिव कैसे काम करे उसके ऊपर काम होना जरूरी है। और उसमें मेरा और एक सुझाव ये है कि उस बैंक कमेटी की चेयरपर्सन जो कलेक्टर साहब होते हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी कमेटियां होती है जिसके अध्यक्षता कलेक्टर साहब के पास होती है। तो मेरे को लगता है कि उस सुझाव में ये भी देना चाहिए कि कलेक्टर साहब ने कोई एक ऐसा आदमी नॉमिनेट करना चाहिए कि जो उसका अध्यक्षता करे और लोकल एसोसिएशन जो ट्रेड और इंडस्ट्री की है उनकी उस बैंक कमेटी के अंदर उसका सम्मेलन हो और एवरी मंथ उसका कंपाइलेशन होकर के फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचे, मिनिस्ट्री में पहुंचे और उसके लिए एक स्पेशल कोई ऑफिसर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो उसके ऊपर बार बार ध्यान दे करके आए हुए सुझावों के ऊपर काम करे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब होना चाहिए। और सब उपस्थित लोगों को मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जी ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मंदी में संधि होती है तो ये तालेबंदी आई हुई है, लॉकडाउन है, तो ये हमारे लिए महासंधि है। इसमें अगर हम लोग सुचारू रूप से अच्छे से सोच समझ के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये महासंधि परावर्तित हो सकती है और हम भारतीय सब इस चीज में माहिर है। तो ये सब लोग मिलके एक साथ मिलके अगर काम करेंगे तो पक्का ये होगा। इतने मेरे शब्दों के साथ मेरे विराम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। शांतिलाल जी कटारिया जी है हमारे साथ।
आज आपने सुना होगा हम जितने भी वक्ताओं ने विषय रखे उन सभी मुद्दों को मंत्री जी ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। तो अभी भी मंत्री महोदय ऑफिस में सुन रहे हैं हम सबको, और जितने भी मुद्दे हमने रखे वो भी उन्होंने कंसीडर किए। मैंने शुरू में एक मुद्दा रखा था रियल एस्टेट के लिए 5 एकड़ की स्कीम का, वो भी उन्होंने उनके संबोधन में जिक्र किया था। लगभग हमारे सारे सजेशन बहुत पॉजिटिवली उन्होंने लिए और मुझे विश्वास है आज की ये मीटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग रहेगी हम सभी सेक्टर के लिए। शांतिलाल जी कृपया आप अपना संबोधन दें। जी, मुझे लगता है कोविड के अंदर सभी लोगों को घर का, खुद के मकान का महत्व समझ में आया हुआ है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी है, जिसके लिए हमें सरकार की सपोर्ट की कुछ समय के लिए आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय जी ने रियल एस्टेट क्षेत्र का महत्व अधोरेखित किया हुआ है। हमें जरूर है कि शायद एक 2-3-4 महीने का पीरियड हमें वेट करना पड़े, पर इसके अंदर अगर सरकार की सहायता से कंज्यूमर को बेनिफिट होने वाली बातें, जैसे कि उनको कम इंटरेस्ट रेट से लोन मिले, उनकी स्टैम्प ड्यूटी कम बने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन मिले, क्योंकि काफी बैंकों जैसे कि व्यापारियों को जल्दी लोन नहीं देना चाहती, वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंक आसानी से लोन नहीं देना चाहती है, होना जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर हो या हम कंस्ट्रक्शन वाले हो, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल डिजिट में होना जरूरी है। अगर हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई बात के लिए लोन का इंटरेस्ट का बर्डन बढ़े तो आप समझ लीजिए कि उसका इफेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। तो हम चाहते हैं हमें जो फाइनेंस मिले, चाहे एमएसएमई हो, कंस्ट्रक्शन वाले हम हो, सिंगल डिजिट के अंदर मिले, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। हर कोई परवानगी, हर कोई अप्रूवल हमें, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से हो, हाउसिंग से हो, फाइनेंस से हो, बैंकों से हो, अगर वो ऑनलाइन अप्रूवल विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, तो काफी मात्रा में मनुष्य समय, हमारा टाइम, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बच सकते हैं। सरकार को जरूरी है, वो महत्व तो समझ गई है, पर इसका अनुरोधन करना, उसको अमल बजावनी करना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 24 है, 43C है, 23(5) है, जिनके अंदर संशोधन होना जरूरी है, जिसका फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही होने वाला है। मैंने जितनी भी बातें रखी वो सरकार को सामने ऐसे रखी कि कंज्यूमर को आप उन्हें बेनिफिट दीजिए। हमें हाउसिंग को इंडस्ट्रियल स्टेटस देना जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। राजीव जी परिक अगर है अभी हमारे साथ, उनका तभी पेंडिंग रहा। राजीव जी परिक है तो मुझे लगता है अभी आज का जो मीटिंग में जितने भी पॉइंट रेज किए हम सभी वक्ताओं ने, वो कंपाइल करके हम आदरणीय मंत्री जी को भेजेंगे, और मुझे विश्वास है इन सारे मुद्दों पे बहुत जल्द एक्शन होगा। अभी अनुराग जी का कोई मीटिंग चालू है, आप ऑडियो हमारा वह सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमको मीटिंग यहाँ आज समाप्त करनी चाहिए, और हम इसका आज का मेमोरेंडम भेज के मतलब आने वाले एक आध हफ्ते में फिर एक बार उनके साथ कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। इसमें से कौन से डिसीजन लेवल तक पहुंचे हैं अपने आज के विषय, इन सारे विषयों का रिव्यू लेने का हम प्रयास करेंगे। मैं सभी आज के मुख्य अतिथियों को, सभी वक्ताओं को, सभी पैनलिस्ट को, और जो लोग आज हमारे इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खास करके अनुराग जी ठाकुर, मुझे पता है पिछले 10 दिनों से सुबह 10 से रात से 10 12 घंटे वो प्रधानमंत्री जी के साथ विभिन्न मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे जो भी हमें स्टिमुलस देने हैं या जो सहयोग करना है उन सारी बातों को डिसीजन लेवल तक आया है। और मुझे उम्मीद है एक आध 2 दिन में जैसी मेरी उनके साथ बात होती रहती है, वो हमें गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलेगी सारे सेक्टर्स को। और हम सारे इंडस्ट्री, जैसे हमने कहा है, हम गवर्नमेंट और इंडस्ट्री हाथ में हाथ मिला के साथ में आगे चलेंगे। और अनुराग जी जैसे एक्टिव प्रोएक्टिव मिनिस्टर का सपोर्ट जब हमारे साथ है तो मुझे नहीं लगता हमें कोई तकलीफ आएगी।
तो जो भी बात हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाने चाहते हैं वो यहाँ तक पहुंचते तो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचे जैसी ही है हमारे लिए, इतना मुझे पक्का विश्वास है। फिर एक बार आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आने वाले दिन में भी हम ये जूम के माध्यम से है, वेबिनार के माध्यम से है, हम सभी लोग, संतोष जी है, हमारा चैम्बर है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र चैम्बर है, फिक्की है, सभी ऑर्गेनाइजेशन, क्रीडाई है, सभी के साथ हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हम सारे गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के कैसे हमारी इकोनॉमी फास्ट ट्रैक मोड पे आए और हम सारे प्रगति के रास्ते पे चले, इसके लिए प्रयास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ललित भाई, राजू परीक बोलता हूँ। हाँ राजू जी बोलिए, बहुत देर से मिस कर रहे हैं आपको। नहीं, थोड़ा अनम्यूट होने का प्रॉब्लम हो गया था आपके यहाँ से, तो मैं 2-3 दफा आया लेकिन अनम्यूट नहीं पाए। अभी हम जो इश्यूज है वो आपको मैं भेज देता हूँ, आप डायरेक्टली उनको, शांतिलाल जी और मेरे दोनों को इश्यू आप डायरेक्टली वहाँ सर को भेज दीजिए, क्योंकि 5-6 इश्यू इम्पोर्टेंट है जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं, उस डिसीजन लेना गवर्नमेंट की जवाबदारी है, तो मैं आपको वो दे देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू राजू जी। सभी को धन्यवाद फिर एक बार, और हम सब बहुत जल्द वापस मिलेंगे। थैंक यू।